हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हां, आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव जी हमारे सामने कुछ ही दूर पर हैं, दिख रहे हैं। और मैं उनसे जाके प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस के विषय में और कांग्रेस की नीति क्या है 2027 की, और यूजीसी पे क्या चल रहा है, बहुत सारे सवाल खट्टे मीठे उनसे मैं करूंगा। और आशा रखता हूं कि उनसे आप लोगों के संतुष्टि का जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक देश दुनिया की बहुत सारी जानकारी आपके बीच में ब्लॉग के रूप में लेके आते रहता हूं। अब देर नहीं करूंगा, चलिए सर के पास और सर से चल के मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या हो रहा है देश दुनिया की राजनीति में। चलिए, देर नहीं करते। जी सर, प्रणाम। आपको देख रहे हैं लोग, हमारे यूट्यूब के टोपी वाला ब्लॉगर भाई, ब्लॉग चैनल के सारे दर्शक, और उनका डिमांड है, दर्शकों की मांग थी। मुझे पर्सनली फोन भी आया कि अनिल सर से आप जो है कि कांग्रेस की 2027 की नीति और उनके विषय में हम लोगों को बताइए, यूजीसी पे सवाल कीजिएगा। तो पहला मेरा सवाल है सर कि आपकी रुझान छात्र अवस्था से, छात्र जीवन से रुझान कैसे राजनीति में और समाज सेवा में हुई, इसको सर बताइए। देखिए, हम लोग पूर्वांचल के आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने जब एमए में एडमिशन लिया तो उस समय इलाहाबाद कैंपस में छात्र आंदोलन अपने चरम पे था। छात्र संघ बहाली का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था जी। तो जाहिर सी बात है कि खास करके पूर्वांचल के जो लोग होते हैं उनकी राजनीति में दिलचस्पी होती है। गांव, हम लोग आजमगढ़ से आते हैं, गांव वहां जाओ, गली गली में राजनीति है। तो हम उस समय जो है, हम लोग वामपंथी छात्र राजनीति में प्रवेश किया और वहां पर छात्र संघ के बहाली के आंदोलन में रहे। छात्र संघ बहाल हुआ, लेकिन तब तक कैंपस में हमारे लोगों का एमए पूरा हो गया था, तो हम चुनाव तो छात्र संघ का नहीं लड़ पाए। लेकिन हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के आंदोलन में आरक्षण बचाओ, जो त्रिस्तरीय आरक्षण का आंदोलन था, उसमें तो आंदोलनों में हम लोग रहे। और उसके बाद फिर कांग्रेस में जो है 2018 में हमने कांग्रेस ज्वाइन की। जी सर, आप श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के भी साथ बहुत बार न्यूज टीवी चैनलों पर देखे गए हैं, तो बड़े आंदोलनों में रहे हैं। मेरा सवाल है कि आप से कांग्रेस में राजनीति आपके परिवार की शुरू हुई या इसके पहले सभी लोग कांग्रेस में जुड़े थे? नहीं, हमारे परिवार की राजनीति कांग्रेस में नहीं है। हम कांग्रेस में मैं खुद जो है एक वामपंथी छात्र संगठन से आता था, उसके बाद हम कांग्रेस में गए। मेरे परिवार का जो बैकग्राउंड है वो सोशलिस्ट पार्टियों का रहा है। चूंकि ये पूरा इलाका जो है वो चाहे आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, ये पूरा इलाका जो है वो समाजवादी और वामपंथी राजनीति का केंद्र रहा है एक दौर में। तो आप जितने भी जो थोड़े पढ़े लिखे परिवार थे, वो सारे परिवार जो है एक दौर में समाजवादी या फिर वामपंथी राजनीति के दायरे में आते थे। तो हमारा परिवार जो है वो एक सोशलिस्ट राजनीति क्षेत्र में छोटी मोटी राजनीति करता रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी में 2018 में आया और उसके आने के पीछे एक वजह है, और वो मुझको राहुल जी ने, जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनाई कि एक अमेरिका का डिक्टेटर हुआ करता था, तो उसके खिलाफ जो है बहुत सारे वामपंथी लोग लड़ रहे थे, जिसमें जो उस समय जो फिडेल कास्ट्रो थे। फिडेल कास्ट्रो एक बड़ा नाम था, जो बतिस्ता के खिलाफ, जो अमेरिकी डिक्टेटर था, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेने गया, जैसे आप टोपी वाला हैं वैसे एक कोई पत्रकार जो है उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ लिए हो जी? आप, कोई चेगवेरा है, ये सारे लोग कैसे आपके साथ हैं, सावेज है, इतने बड़े बड़े अच्छे लोग लड़ने वाले आपके साथ कैसे हैं?
तो उस समय जो है फिडेल कास्ट्रो ने एक जवाब दिया कि बतिस्ता ने इन लोगों को भेजा है जी। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं चुना है इनको, बतिस्ता ने मेरे पास भेजा है कि जाओ उसके पास जी। उसके तरफ से लड़ो। तो एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग इस वजह से गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना दमन और उत्पीड़न कर रही थी, इतना अत्याचार कर रही थी, सड़कों पर लड़ाइयां बंद हो गई थी, सड़कों की आवाज जो है वो खत्म हो गई थी, गरीब गुरबा हाशिए पे चला गया था। तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग धाराओं में थे, उन लोगों को लगा कि इस देश की अगुवाई राहुल गांधी बेहतर कर सकते हैं। तो सारे लोगों ने बहुत, इस देश में जितने भी समाजवादी धारा के लोग रहे हों, वामपंथी धारा के लोग रहे हों, बहुजनवादी रहे हों, अम्बेडकरवादी रहे हों, सारे लोगों ने इस देश में, अगर आप एक नेता के बतौर देखेंगे तो वो लोग नाम लेंगे कि राहुल गांधी इस देश के वैचारिक और विपक्ष के नेता है। तो सारे लोग कांग्रेस में गए और जी। कांग्रेस में वो लड़ाई लड़े। जी, आप पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के रह चुके हैं। 2027 में जनता क्या 2027 में उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोगों ने ये तय किया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनानी है और मजबूती के साथ बनानी है। जी, आप स्वयं आ रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने? बिल्कुल। देखिए, टिकट का जो मामला होता है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और मुझे इस बात का मतलब मेरे पास ये अधिकार तो नहीं, मैं उसको कह सकता हूँ कि अधिकार है, लेकिन मैं चूंकि शीर्ष नेतृत्व के करीबी लोगों में काउंट होता हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा। जी सर, यूजीसी का मामला बड़ा जोर शोर से चल रहा है इस समय, इस पर हमारे दर्शकों को आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में, इस देश में नफरत की राजनीति करती रही है और कैंपसों में भेदभाव रहा है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, वो बिल्कुल साफ था। वहां जितने सवर्ण लोग थे, उन लोगों की अलग राजनीति थी, उनकी अलग टीम थी, वो अलग किस्म की राजनीति करते थे, डराने की, धमकाने की राजनीति करते थे। दूसरी तरफ जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की यूनिटी थी, वो कैंपस में बराबरी और सद्भावना लाना चाहती थी। तो कैंपसों में जो है जातिगत भेदभाव वो अपने चरम पर है और उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ जो सावंती सोच के हैं। उनका ये मानना है कि अगर दलितों, बैकवर्डों के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो ये जो छोटे काम है, काम तो वैसे कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जो मजदूरी का काम है, जो बेगारी का काम है, वो कौन करेगा। तो इसलिए कैंपसों में एक संस्थागत तौर पे एक रणनीति बनाकर जो है वो भेदभाव होता आया है। यूजीसी का जो कानून आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वो कानून से कैंपसों में थोड़ी भेदभाव कम होता। भेदभाव जो जाति के नाम पे होता है, धर्म के नाम पे होता है, नस्ल के नाम पे होता है, लिंग के नाम पे होता है, वो कम हो जाता। जी, चलते चलते आखिरी सवाल है कि सत्ता परिवर्तन का नारा आप लोग लगा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से भी हर जगह आंदोलन चल रहा है, तमाम रैलियां कांग्रेस पार्टी की हो रही हैं और आपके नेता हर तरह से जो है कि राहुल गांधी जी चोर चोर कह रहे हैं, जनता में भी ये आवाज उठ रही है। इसके लिए आप लोग चोरी को कम करने के लिए 2027 की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे SIR हो रहा है, वहां पे वोट चोरी का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया है। वो नया स्ट्रक्चर है फॉर्म 7 के जरिए दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का नाम काट देना। आजमगढ़ में बहुत जगह पे, मेरी विधानसभा में, सदर में बहुत जगह पे इस तरीके के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं कि जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं, उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब हो रहा है फॉर्म 7 के जरिए। कोई आवेदक को पता ही नहीं है कि किसके नाम से आवेदन किया गया है, कौन गवाह है। BLO बैठ के नाम काट रहा है और BLO अपने मन से नहीं काट रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रंटल संगठन बन चुका है चुनाव आयोग, उसके निर्देश पे दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। रही बात 27 के
चुनाव की 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, गरीब, गुरबा, नौजवान, छात्र, किसान, ये सारे लोग मिलकर, हम सारे लोग मिलकर एनडीए को हराएंगे, इंडिया की सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन जो है कि 2027 में भी रहेगा दमखम से। यहाँ पर अखिलेश यादव जी का बोलबाला ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। आपके कांग्रेस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, कुछ ये अनुमान? हम देखिए, ये टिकटों के बंटवारे का काम शीर्ष नेतृत्व का है। वो हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है, उसके लिए बाकायदा कमेटी बनती है। तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। रही बात इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस अभी सस्टेन कर रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों के चुनाव लड़ेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे साथियों कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व महासचिव और अनिल यादव जी। इनसे हमने बहुत सारी बातें जानने का प्रयास किया और कितना हमारे प्रश्न से, सवाल से आपको संतुष्टि मिली है, उनके जवाब से कितना संतुष्टि मिली है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी कोई गलती हो गई है, मुझे क्या पूछना चाहिए, क्या बाकी छोड़ दिए हैं, ये भी हमें कमेंट में बताइए। इसके साथ साथ चलते चलते जैसे विदाई के वक्त मैं कहता हूँ टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।